नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुलित सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जाकर श्री कृष्ण के उन्होंने दर्शन किए और इसके बाद महावन स्थित रसखान समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद समाधि स्थल के पास ही वृक्षारोपण किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से बरसाना पहुंचे, जहां पर बीजेपी की जिला कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरसाना के श्री जी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधिवत राधा रानी की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत विनोद बाबा के आश्रम पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विनोद बाबा के संग आध्यात्मिक चर्चा की। वहीं विनोद बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि यमुना महारानी की सफाई होनी चाहिए और बरसाना के विकास के बारे में चर्चा की। वहीं तंत्र विनोद बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दुपट्टा में माला पहनाकर स्वागत किया। वैसे आध्यात्मिकता पर ही चर्चा हुई, अन्य कोई चर्चा नहीं हुई। विशेष रूप से बाबा ने जल संकट पर और यमुना को शुद्ध करने के लिए महाराज जी से उम्मीद लगाई, मुख्यमंत्री जी से। विशेष रूप से यही चर्चा रही और बाकी सब आध्यात्मिक चर्चा में। योगी जी ने क्या कहा यमुना प्रदूषण पर, क्या आश्वासन दिया कि कब तक मुक्त होगी? पूर्ण आश्वासन रहा मुख्यमंत्री जी का और कहा कि जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द हम इस समस्या से निपटेंगे और प्रधानमंत्री के स्तर से ही योजनाएं चल रही हैं और बहुत ही जल्दी इस समस्या से निपटेंगे। बरसाना के विकास को लेकर बाबा क्या कुछ बोल के गए योगी जी? कहा कि हमने शैलजाकांत और कुछ अन्य अधिकारी मंत्रीगण सबसे कह के रखा है कि ब्रज को वही पुरानी स्थिति की ओर ले जाना है, द्वापर का युग बनाना है। द्वापर युग में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने पौराणिक वृक्ष, वो कल्पलताएं और वो सब वन, नदियाँ, पहाड़, सब कुछ यथावत उसी को संरक्षित करने के लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। यही मुख्यमंत्री जी का। अच्छा, बाबा के पास कुछ जलपान भोजन किया? जलपान किया, भोजन नहीं किया, पैक करके लिया था। बोले कि मैं यहाँ का प्रसाद जरूर मैं ग्रहण करूँगा और बाकी यहाँ कुछ गऊ के दूध से मठा थी, वो मठा का सेवन किया। क्या कुछ लगा उसमें? और कानपुर के बेगनगंज क्षेत्र में पिछले 3 जून को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 50 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक पूर्वी प्रमोद कुमार ने मंगलवार को बताया कि नई सड़क इलाके में हुई हिंसा की वारदात के संदिग्ध 40 आरोपियों के पोस्टर पुलिस ने जारी किए थे, जिनमें 2 की पहचान कर ली गई है। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे मिलाकर अभी तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य की तलाश अभी भी जारी है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक एक के चेहरे की पहचान की गई। जगह जगह ये चेहरे लगाए जा रहे हैं सामने, ताकि लोगों की नजरों में रहें और खुद को भी पहचान सके ये आरोपी और दूसरे भी पहचान सकें। हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी की ये जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल किस तरह से ये जांच और कार्रवाई आगे बढ़ रही है नितिन? देखिए अंजलि, आपको बताना चाहूंगा कि 12 और उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा अब 50 गिरफ्तारियां हो चुकी, लेकिन इसमें 5 लोग और जो है वो छोड़े जा चुके हैं, क्योंकि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने नजर नहीं आ रही थी। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में और जो चीजें जानकारी पुलिस को मिली तो 5 लोगों को छोड़ा भी जा चुका। तो कहीं ना कहीं जो लोग शामिल हैं, जिनका संयम था, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कानपुर हिंसा मामले में 12 लोग और गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो टोटल ये कहा जा सकता है कि 50 लोग 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस।
वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा था। कानपुर में हिंसा और बवाल के मामले में पुलिस की तरफ से जो भी पोस्टर चिपकाए गए थे, कहीं ना कहीं उनका असर दिखने को मिलने लगा है और पोस्टर चिपका होने के बाद से पत्थरबाज खुद सरेंडर करने लगे हैं और हिंसा में शामिल एक आरोपी सोमवार को खुद देर रात कन्नेलगंज थाने में सरेंडर किया है, जो वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा था। इसके अलावा मंगलवार यानी आज 12 आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक कुल 50 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 और सोशल मीडिया हैंडल्स पर FIR कानपुर में नई सड़क पर हुए बवाल में कुछ लोग ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की नहीं छोड़ा निकालने की कोशिश करी थी, जिन पर नजर करी जा रही है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। भड़काऊ पोस्टर पर लोगों को उस्काया गया था, उससे देखा जा रहा पुलिस ने पहले ऐसे 8 लोगों के अकाउंट चिन्हित किए थे, वहीं 2 अन्य हैंडल पर भी FIR दर्ज की गई है, इनके खिलाफ IT धार्मिक भावनाएं आहत करने के समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बताना चाहूंगी आज जारी होगा दूसरी पोस्टर का विज्ञापन, जिसे दूसरे पोस्टर चिपकाया जा सकता है, बताया जा रहा है। जैसे पहला पोस्टर हुआ है वैसे दूसरा पोस्टर लगेगा, उसमें कई लोग और शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक 500 लोग जो चिन्हित कर लिए जा चुके हैं, क्योंकि 1000 आरोपियों का अज्ञात में नाम था, जिसमें 500 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। और कानपुर में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, क्योंकि पुलिस दबिश देकर आरोपियों के खिलाफ जुटी हुई है और अभी तक 40 लोगों के पोस्टर लगाए थे। वहीं आज पुलिस आरोपियों का दूसरा पोस्टर जारी करेगी। और बता दें कि पुलिस ने CCTV फुटेज और वीडियो के जरिए फोटो हासिल किए हैं और इन फोटो के जरिए उन सभी को पहचाना जा रहा है। लेकिन अभी तक नितिन देखिए कई बड़ी जानकारी मिली है, जैसे कि हयात के जो दस्तावेज बरामद हुए, जो मोबाइल चैटिंग थी उसमें कि PFI से कनेक्शन निकला है और ये भी पाया गया कि बैंक से ट्रांसफर भी हुए हैं पैसे। तो इस बारे में क्या बड़ी जानकारी मिल रही है फिलहाल? देखिए एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा कि PIF के चीफ अनीस अहमद ने साफ तौर पर यह कहा है कि हिंसा के PIF का कोई नाम नहीं है, ये नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है। बीजेपी के साथ टारगेट पर हमेशा PFI रहता है, ये वहाँ के जो उनके अध्यक्ष उन्होंने अनीस ने कहा। और सबसे आपको बताना चाहूंगी कि जो शहर के इमाम है, जो हाफिज है कानपुर के, उनका कहना है, उन्होंने एक आज ऐसा विवादित बयान दिया है जिससे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो एक शर्मिंदा करने वाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब उनको घर से बाहर कफन बांधकर निकलना पड़ेगा अगर इस तरह से पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती है। तो एक विवादित बयान भी वहाँ से शहरी इमाम ने दिया है और जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पुलिस सख्त रवैया उठा देती है। लेकिन अगर बात कर लीजिए नुपुर शर्मा की, तो संभल में उनके खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए विवादित भवन निवास। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ बीजेपी अपने ही जो पार्टी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जिस तरह से कार्रवाई हो रहा है तो उसमें ये देखा जा रहा है कि कौन कौन घटनाक्रम में शामिल था, किसकी क्या गलती थी, पूरी पड़ताल की जा रही है। PFI की पुलिस ने यदि कहा कानपुर की तो बात छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई PFI की कोई इकाई नहीं है। PFI की यूपी में सिर्फ एक हाथ यूनिट है और कानपुर हिंसा के FIR में भी हमारा नाम नहीं है। वही हिंसा के आरोपियों हमारा कोई संबंध नहीं है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अनिल अहमद ने आज ये भी बताया कि केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें हमारे साथ टारगेट करती हैं और राजस्थान करौली में दंगे तो हुए थे, PFI का नाम लिंक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ के जो SP के ने खुद ही की हिंसा में PFI का कोई रोल नहीं बताया, ये बताया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो PFI का कनेक्शन बताया जाए हयात से, तो जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं अनीस ने साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन जो दस्तावेज हयात के खिलाफ मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी NRC में उसके ताल्लुकात देखे गए हैं और प्रदर्शन में नाम सामने आता रहा, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस को दस्तावेज मिले हैं वो कहीं ना कहीं पुख्ता सबूतों के आधार पर मिले और उस पर वो कार्रवाई कर रही। अब देखने वाली बात यह होती है कि जो वहाँ से शहरी इमाम का जो बयान आता विवादित, उसके बाद जिस तरह से दस्तावेज मिले, उनको देखते हुए पुलिस क्या रवैया अपनाती है। लगातार जिस तरह से जो माहौल चल रहा है हिंसा का, उसको कहीं ना कहीं दूर करने का काम किया जा रहा है। और साफ तौर पर ये कहा गया है, योगी सरकार ने कहा बुलडोजर उन घर पे चलेगा जिन्होंने हिंसा में भाग लिया हो, जो हिंसा का जो टारगेट। बिल्कुल देखना होगा कि 3 जून को भड़की हिंसा, फिलहाल इस पूरे मामले में और कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए।
तो कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां एक ओर कमिश्नरेट पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। 3 जून को उपद्रवियों द्वारा पथराव करने के साथ साथ पेट्रोल बम फेंककर इलाके में दहशत फैलाने का काम किया गया था। पेट्रोल बम के लिए बोतलों में पेट्रोल कहां से आया, इस बात की जांच शुरू हुई तो पता चला कि शहर के डिप्टी पड़ाव स्थित पेट्रोल पंप से उपद्रवियों ने बोतलों में पेट्रोल खरीद कर रख लिया था। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर जांच के दौरान पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कई संदिग्धों द्वारा बोतल में पेट्रोल ले जाने का वीडियो कैद है। जिलाधिकारी के अनुसार बोतल में पेट्रोल बेचने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद पंप मालिक ने कई युवाओं को पेट्रोल बोतल में बेचा। प्रथम दृष्टया मामले में लापरवाही बरतने पर पेट्रोल पंप को सस्पेंड कर दिया गया, सीज कर दिया गया। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी की डीवीआर को भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कब्जे में लेकर कमिश्नरेट पुलिस को सौंप दिया है। और लखनऊ से खबर, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान भी सामने आया है। नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाला जाना काफी नहीं है उनके लिए। नुपुर पर कार्रवाई और भी सख्त होनी चाहिए, बल्कि जेल भेज देना चाहिए। बोर्ड का यह कहना है कि नुपुर शर्मा पर सख्त कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को जेल भेज देना चाहिए। पार्टी से निकाला जाना काफी नहीं है। नुपुर ने करोड़ों मुसलमानों की भावनाएं आहत की है, बोर्ड का यह कहना है, और इसके साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून भी बनना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब पर घोर आपत्तिजनक बयान दिए जाने के मामले में बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित और निलंबित की कार्रवाई भले ही कर दी है, लेकिन देश भर में इन दोनों विवादित नेताओं के प्रति आक्रोश की आग बढ़ती चली जा रही है। इसी कड़ी में दोनों विवादित नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर आज सपा नेता मसूद आलम ने सैकड़ों साथियों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट में विरोध किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति और पीएम को संबंधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा है। सपा नेता मसूद आलम ने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि देश की एकता और संस्कृति को कायम रखने के लिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे राष्ट्रद्रोही पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अविलंब गिरफ्तारी की जाए। देखिए, हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन द्वारा जिलाधिकारी गोंडा महोदय को सौंपा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और भाजपा के मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिससे पूरे देश ही नहीं विश्व के खासकर मुसलमानों और तमाम हमारे उन भारतवासियों जो इंसाफ पसंद हैं, अमन पसंद हैं, उन सबको तकलीफ पहुंची, उनको दुख पहुंचा। उनकी गिरफ्तारी के लिए उन पर मुकदमा लिखा जा चुका है कई राज्यों में। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने आज यहाँ पर मांग की है और एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजने का सौंपा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उन दोनों प्रवक्ताओं को निष्कासित किया है और निलंबित किया है। अच्छा कदम है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने अपराध किया है। हम इस देश की सभ्यता को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की भाईचारगी को उन लोगों ने खराब करने का काम किया है। इसलिए उन्हें कानूनी परिदृष्टि में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर भारतीय दंड संहिताओं के द्वारा जो भी अपराध बन रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर। तो वहीं विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं और उधर कल स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन दाखिल करेंगे। 12:30 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन भरेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साथ में ही मौजूद रहेंगे।
तो इस बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो जैसा कि विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा था फाजिल नगर से, लेकिन उनके लिए फिलहाल रास्ता दिखाया है अखिलेश यादव ने और पूरी उम्मीदों के साथ उन्हें एमएलसी का टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल उनके साथ में मौजूद रहेंगे जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। उसे नीरज हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीरज, कल अहम दिन होने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक दूसरे मौके की तरह देखा जा रहा है इसे। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 13 एमएलसी सीटों के लिए 20 जून को चुनाव होना है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर विश्वास जताते हुए उनको विधानसभा चुनाव से पहले जो शामिल हुए थे, बीजेपी छोड़ के आए थे, उनके नाम का ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा फैसला है। कल वो नामांकन करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कल उनके नामांकन में कौन कौन शामिल होता है, किस तरह से उनका नामांकन होता है, नामांकन के बाद क्या प्रक्रिया होती है, जो विश्वास समाजवादी पार्टी उनके ऊपर आ रही है वो कितना खरे उतरते हैं। तो कल का दिन बहुत अहम होने वाला है उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो जब देखे गए थे बगावत के सुर बीजेपी में, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 15 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन छोड़ा था और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था और अब उनके लिए एक बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है ये एमएलसी का चुनाव। और फतेहपुर से खबर, जहां पर गंगा नदी में नहाने गए 7 लोग डूब गए। एक बच्ची समेत 4 लोगों की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से वहां से शवों को बाहर निकाला और लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो अभी अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। हुसैनगंज के मातिनपुर गांव का ये मामला है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को फिलहाल आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएंगे। तो घर में था, अपनी साली के घर में मैं निकला तो गुटखा लेने के लिए, पान मसाला केसर। मैं मस्जिद में ऐलान में कि 3 लड़कियाँ डूब गई, तब मैं भागा वहाँ से। मसाला भी नहीं लिया मैं, तो भागा मैं वहाँ से। वहाँ से भागा तो देखा कि मेरी लड़की गंगा, एक लड़का, एक लड़की, हमारी लड़की, एक लड़का और जी वो किनारे पड़े। जब मैं देखा जी तो मैंने इसको दबा के पानी निकाला, फिर इसकी ब्लड में उल्टी गया, ब्लड की उल्टी हुई। फिर मैं 4-5 लोगों की मदद से पलंग मंगवाया गाँव से, उठा के गाँव गंगा की। अच्छा, क्या कोई प्रोग्राम था क्या घर में? जी, कोई शादी वादी थी क्या? जी। किस गांव गए थे ये लोग? मासिमपुर। अच्छा, कौन थाना लगता है ये? जी, कौन सा थाना लगता है? हुसैनगंज। अच्छा, तो क्या कुछ लोग मरे भी हैं क्या? जी। कितने लोग? 5-6 लोग। 4 लोग। अच्छा, तो ये बचाने में ये लोग डूब गए थे? नहीं, वो 3-4 लोग नहा रहे तो बहाव में बह गए। अच्छा, तेज पानी के बहाव में बह गए। क्या नाम है? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद फतेहपुर क्षेत्र में गंगा में डूबने से हुई 3 लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है और साथ ही साथ इस घड़ी में उन्होंने कहा है कि परिजनों को
और 2 दिन के काशी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। काशी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वच्छता अभियान चलाया है। भीमनगर में महिला के अनुरोध पर गोबर भी साफ किया गया। महिला ने मंत्री से गोबर हटवाने का अनुरोध किया। बेटी की शादी नजदीक होने से घर के बाहर पड़े गोबर को हटवाने का विरोध किया। महिला के अनुरोध पर स्मृति ईरानी ने फावड़े से गोबर भी साफ किया। स्मृति ईरानी के सरल स्वभाव और सेवा की काफी सराहना भी हो रही है और ये तस्वीरें भी आपके सामने। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।